आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पर। और आज का जो संपादकीय है हमारा, वो है शिक्षा को लेके। शिक्षा में जिस तरीके से व्यवसायीकरण बढ़ रहा है, कोचिंग का जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से फल फूल रहा है, और स्कूल और कॉलेज, स्कूल के खास तौर पे यहाँ पर बात की गई है कि स्कूल के स्तर पे शिक्षा का स्तर जिस तरीके से नीचे गिर रहा है, जिस तरीके से कोचिंग विकल्प बन रहा है स्कूलों का, वो बहुत चिंता का विषय है। ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी होती जा रही है। ऐसा क्या कारण है, इसके बारे में कुछ बातें की गई हैं इस संपादकीय में। आंकड़े आपको मिलेंगे देखने को, कुछ अच्छे शब्द देखने को मिलेंगे जो अक्सर आपको आरओ जैसे परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी आपको यहाँ से जानने को मिलेगा। इसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा है। मेंस में आप कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं। निबंध अगर आपको शिक्षा के आसपास कुछ लिखना हो तो यहाँ से आप पॉइंट्स को उठा सकते हैं। तो ये इसमें कौन से पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप इसको एक बार पढ़ने के बाद डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए इसके साथ अलग से नोट्स नहीं बनाया गया है, ताकि आप सिर्फ उतने ही पॉइंट्स पे फोकस ना करें। जब किसी संपादकीय में ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से अलग से नोट्स बना दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। बहुत गंभीरतापूर्वक और बड़ा ही गहराई से चीज़ों को लिखा गया है, समझा गया है। और बहुत सारी जगह पे आपको खुद ऐसा महसूस होगा भाषा को भी देखकर कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके पास भी वो अनुभव है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आंकड़ों से शुरुआत की गई है और बोला गया है कि लगभग 26.5 करोड़ विद्यार्थी जो स्कूल योग्य उम्र के कुल बच्चों का 74% हैं, वो भारतीय स्कूलों में नामांकित हैं। तो लगभग यहाँ पर आंकड़ा क्या दिया गया है कि 26.5 करोड़ विद्यार्थी हैं, जो कि स्कूल जाने वाले जितने भी बच्चे हैं उम्र के इस समय देश में, तो 74% उसमें आपके विद्यार्थी हैं। यानी 26% अभी भी कहीं ना कहीं बाहर हैं उस स्कूली व्यवस्था से, और ये बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो कितनी बड़ी जनसंख्या है, 26.5 करोड़। एक आंकड़ा है, आप पेश कर सकते हैं कहीं भी, या फिर अपनी बात रखते समय उस आंकड़े को रख सकते हैं सामने। इसके बाद अगला भी एक आंकड़े की बात की गई है जो हमारे काम की है, वो ये है कि इसमें कुल स्कूलों की संख्या करीब 14 लाख है। ठीक है, कुल स्कूल जो है आपके पास माध्यमिक और बाकी जो उच्च शिक्षा के हैं वो सब मिला के, आपके प्राथमिक और माध्यमिक, ये सब मिला के 14 लाख स्कूल हैं, जिसमें 22.5% निजी स्कूल हैं। तो बड़ा हिस्सा अभी भी, 3/4 से भी ज़्यादा हिस्सा सरकारी स्कूलों का ही है अपने देश में। 22.5% के आसपास प्राइवेट स्कूल हैं। अब आगे देखते हैं जो बातें की गई हैं। बातें ये की गई हैं कि यह संख्या, ठीक है, एक बड़े व्यापार को ग्राहक मुहैया कराती है, जो ट्यूशन और कोचिंग के नाम से एक नए तंत्र की संरचना करती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं और नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी इस व्यापार को उर्वर जमीन मुहैया कराती हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक मार्केट बन गया है, और यहाँ पर आपके जो ग्राहक हैं वो है स्टूडेंट, क्योंकि ये करोड़ों की संख्या में है। आप इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस। वो सर्विस किस तरीके से है, पैकेज की तरह है, कोर्स के रूप में है, ट्यूशन के रूप में है। ये एक विकल्प के तौर पे आप एक इंडस्ट्री को खड़ा कर दिए हैं, फल फूल रहा है जो, ये उन्होंने बात की है। आगे क्या बोला है, आगे फिर थोड़े और आंकड़े देने की कोशिश की गई है। उसके बाद तीखे तीखे शब्द आपको आगे देखने को मिलेंगे। आंकड़ा ये है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, जिसे हम नेशनल सैंपल सर्वे बोलते हैं, इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आपके 27%, 27%, और शहरी क्षेत्रों में 38%, यानी कि 38% विद्यार्थी माध्यमिक स्तर पर ट्यूशन या कोचिंग ले रहे हैं। तो जब बात आती है शहरों की, तो लगभग 38 से 40%, एक तिहाई से भी थोड़े से अधिक जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ट्यूशन या कोचिंग ले रहे हैं। और गांव में आप जाके देखेंगे तो वो 27% के आसपास है, लगभग लगभग एक तिहाई के आसपास है। फिर एक आंकड़ा दिया गया है कि पिछले केवल 4 वर्षों में अगर आप देखेंगे 2018 से 22 के बीच में, तो निजी ट्यूशन केंद्रों की संख्या में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा आकलन के अनुसार कोचिंग का बाजार लगभग 58,000 करोड़ रुपए का है। मार्केट जो है इस समय कोचिंग का वो 58,000 करोड़ का है, जिसके 2028 तक 1,34,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। तो ये आपका दोगुना से भी ऊपर चला गया। ठीक है, दोगुना से भी ऊपर चला जाएगा अगले 4 सालों में। अगर 2024 को आप जोड़िए तो 5 सालों में। तो अब यहाँ से ये सवाल पूछना शुरू करते हैं संपादकीय में, और ये पूछते हैं कि क्या इन कोचिंग केंद्रों की बढ़ती संख्या
मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर आक्षेप है। आक्षेप का मतलब है व्यंग्यतापूर्ण, जब आप दोषारोपण करते हैं किसी के ऊपर तब आक्षेप होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर इतनी संख्या में कोचिंग केंद्र बढ़ रहे हैं तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता पर ये सवाल नहीं उठा रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा प्रश्न ये उठा रहे हैं कि इन केंद्रों में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है, कोचिंग केंद्रों में, कोचिंग संस्थाओं में, जो स्कूलों और महाविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ज्ञान के ऐसे कौन से सोपान और घटक हैं जो स्कूली या इसके संस्थानीकरण में छिटक और इन ट्यूशन और कोचिंग केंद्रों द्वारा समेटे जा रहे हैं। इन केंद्रों में पढ़ाने वाले अध्यापक कौन से शिक्षण विधि अपना रहे हैं जिससे 100% अधिगम होने की संभावना रहती है। अधिगम मतलब कि शिक्षा ग्रहण करना, सीखना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि आप स्कूल की जगह अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये आपको दे दिया जा रहा है, गारंटी या घुट्टी पिला दी जा रही है कि आपकी तो पूरी पढ़ाई आपको तैयार हो जाएगी, 100% तक तैयारी हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ स्कूल में रहेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। देखिए, इसका एक कारण कहीं ना कहीं आपका किताबों को लेके भी है। देखिए, बात ऐसा है कि स्कूलों में सिर्फ किताबें, एनसीईआरटी और बाकी चीज़ें फॉलो हो रही हैं और उसको थ्योरेटिकली, थ्योरी में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन जब आपको बच्चों को बहुत सारे लोगों में से छांटना होता है, क्योंकि अपने यहाँ आवेदन लाखों में होते हैं और कोई भी जगह एडमिशन हो चाहे कंपटीशन हो वो कुछ 100 या 1000 में होता है सीट, तो वहाँ पर अगर आपको बच्चों को सेलेक्ट करना हो तो सिर्फ आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी के आधार पे आप नहीं कर सकते हैं। आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देने होते हैं, ऑब्जेक्टिव देने होते हैं। वो तैयारी कहीं ना कहीं स्कूलों में इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी उनकी सैलरी फिक्स है, उनका इंसेंटिव फिक्स है, और आज के टाइम पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट, पैसा और एक्स्ट्रा इंसेंटिव ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करता है। तो एक जगह पे आपको पता है कि आपने एक्स्ट्रा मेहनत किया तो आप 50,000 से 1 लाख जा सकते हैं। एक जगह आपको पता है कि आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप 50,000 का 50 जारी रहेंगे, तो वहाँ पर वो मोटिवेशन फैक्टर नहीं आ पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप समझना होगा कि सोसाइटी कमोडिटी, सोसाइटी प्रॉफिट, इन सब की तरफ जा चुकी है। तो जब इन सब की तरफ गई है, सामानों की ज़रूरत है, हर चीज़ के पीछे पैसे का रोल दिख रहा है, तो पैसा एक मोटिवेशनल फैक्टर है। आगे देखते हैं। ये सवाल उठा रहे हैं कि इन केंद्रों में पढ़ाने वाले अध्यापक कौन से ऐसे शिक्षण विधि अपना रहे हैं जिससे 100% अधिगम होने की संभावना रहती है, या यह शिक्षण विधि हमारे स्कूल और महाविद्यालयीय अध्यापकों से क्यों अछूती रहती है। आगे देखिए, एक और आंकड़ा इन्होंने पेश किया और बोला कि अध्यापक और विद्यार्थी का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 1:27 है, यानी कि 1:27, यानी एक टीचर पे 27 बच्चे हैं। अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात है अपने देश में। फिर किन वजहों से पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और मूल्यांकन की संस्थागत प्रक्रियाएं वह ज्ञान और शिक्षा विद्यार्थियों को मुहैया नहीं करा पा रही है जिनके लिए उन्हें ट्यूशन और कोचिंग की राह पकड़नी पड़ती है। आप लोगों के जो भी विचार हों, अब से जो भी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, आप लोग उसको यूट्यूब में नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। एक दूसरे से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पॉइंट वाइज करके आप अपना विचार रख सकते हैं, आपको क्या लगता है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। इससे आपकी सोचने की भी क्षमता बढ़ेगी और एक तरीके से मेंस की तैयारी साथ साथ होती रहेगी। देखिए, उसके बाद इन्होंने बोला कि परीक्षाएं अगर ज्ञान के वस्तुनिष्ठ स्वरूप को वैध करार देती है तो यह वस्तुनिष्ठता क्या स्कूल द्वारा पोसी नहीं जाती है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, परीक्षाएं अगर ज्ञान के वस्तुनिष्ठ स्वरूप को वैध करार देती हैं, मतलब जैसे आप परीक्षा करा रहे हैं, कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करा रहे हैं, वहाँ पर आपको मान लीजिए जैसे अभी जेई का एग्ज़ाम है, आईआईटी जेई का, तो वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स देखा जा रहा है। अब हो सकता है किसी को मैथ्स बहुत अलग तरह का आता हो, किसी को कम आता हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग तरीके से आता हो, तो वहाँ आप वस्तुनिष्ठ स्वरूप का जो एग्ज़ाम करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें जो जो पास हो जा रहा है, तब हम उसके ज्ञान को वैलिड मान रहे हैं, वैध मान रहे हैं कि तुम इस लायक हो कि तुम अब इस संस्थान में पढ़ सकते हो। तो वो यही बात कर रहे हैं। तो यह वस्तुनिष्ठता स्कूल द्वारा पोसी क्यों नहीं जा रही है, वही है इंसेंटिव वाली बात है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। और अगर वस्तुनिष्ठता का पोषण इन वैध शिक्षण संस्थानों में होता है तो कोचिंग या ट्यूशन जैसे राज्येतर कारक शिक्षा और ज्ञान को लेकर ऐसा व्यापक हस्तक्षेप कैसे कर पा रहे हैं। तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा में कहीं ना कहीं गुणवत्ता आपको कमी आती नज़र आ रही है, इसलिए आप कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कंपटीशन भी तो उस लेवल पे बढ़ा है ना। बात ये है, क्या यह ज्ञान के उत्तर आधुनिकीकरण का संकेत है। उत्तर आधुनिकीकरण मतलब कि पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। अब हम लोग क्या
अलग, अब हम लोग शिक्षा के और ज्ञान के क्या मॉडर्न के अलग आगे बढ़ चुके हैं, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन उत्तर आधुनिकीकरण में बढ़ गए हैं, जहाँ ज्ञान का सूचना मात्र में तब्दील हो जाना, मतलब आप नॉलेज जो ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन की तरह हो गया है। और यह कोचिंग संस्थान बखूबी कर पाते हैं और ज्ञान और सूचना के रटने के नवाचारी तरीके ईजाद कर लेते हैं। अब नए नए इनोवेटिव वे बताया जाता है, जैसे शॉर्ट ट्रिक, अब आप ये याद कर लीजिए, इस तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिखे ऑब्जेक्टिव का तो वहाँ जाके टिक कर दीजिए। तो सवाल यही है कि एक जगह आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जा रहा है और एक जगह आपको वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिससे आप कंपटीशन को क्लियर कर लें। तो ये वही कह रहे हैं कि क्या ज्ञान अब एक इन्फॉर्मेशन सूचना की तरह रह गया है। आगे क्या बोल रहे हैं, जो स्कूल या महाविद्यालय में संभव या वांछनीय है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर आपको शुरुआत से ही अगर ऑब्जेक्टिव के पीछे भगा देंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज उस सब्जेक्ट का कैसे होगा। और जब आप कंप्लीट नॉलेज स्कूलों में ले रहे हैं, पूर्ण ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कंपटीशन कैसे क्लियर करें वो आपको वहाँ नहीं पता पर चल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप फिर कंपटीशन भी क्लियर कराने के लिए पढ़ाई करवाएंगे तो एक आपको मतलब फिर से एक ही सैलरी, एक ही पैसे और एक ही सुविधा में डबल डबल मेहनत कराना पड़ेगा अपने टीचरों से। तो वो भी क्यों तैयार होंगे, उनके लिए भी आपको इम्पोर्टेंस करना, अगर आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं टीचरों को तो आपको उनका इंसेंटिव बढ़ाना पड़ेगा। आगे क्या है, अभी 3 दशक पहले तक जो विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ते थे उनकी अकादमिक क्षमता उनकी अकादमिक क्षमता को हम लोग कमतर आंकते थे। ठीक है, ये कहते थे कि अच्छा ये ट्यूशन इसलिए जा रहा है क्योंकि पढ़ाई में इसको स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है। और स्कूल या कोचिंग को निदात्मक निदात्मक ज्ञान केंद्र के रूप में ही मान्यता थी। निदानात्मक का मतलब हो गया आपका कि स्कूल में जो पढ़ाई, जैसे मान लीजिए किसी को भी आप शिक्षा दे रहे हैं और उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप एक तरीके से सपोर्ट दे के आप और उसे तैयारी करा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो निदानात्मक तरीके से ज्ञान केंद्र के रूप में कोचिंग या ट्यूशन का रूप होता था कि जब आपको स्कूल में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कोचिंग और ट्यूशन में जाके आप पढ़ सकते हैं, विकल्प नहीं था। बाजार के उदारीकरण के साथ ही ज्ञान और शिक्षा के उदार स्वरूप ज्ञान ने एक वस्तु का आकार ले लिया है। मतलब जैसे सामान बाजार में बिकता है ना, वैसे ही ज्ञान बिक रहा है, कोर्स बिक रहा है। ये कहने का मतलब है नॉलेज को एक प्रोडक्ट बना के और वो खरीद बिक्री हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं, जिसका विनिमय निश्चित शुल्क के साथ किया जा सके। वैसे तो ज्ञान कभी भी मुफ्त और निःशुल्क नहीं रहा है, ये भी ये बात को मान रहे हैं कि ज्ञान लेना कभी भी निःशुल्क नहीं रहा है, सदा राज्य के संरक्षण पर आश्रित रहा है। पर इस नव उदारीकरण के दौर में ज्ञान और इसका वस्तुकरण एक सुनिश्चित गारंटी के साथ आने लगा है, जिनकी बानगी उन लंबे चौड़े होर्डिंगों पर देखी जा सकती है जिनमें विद्यार्थियों के चित्र उनकी सफलता और उपलब्धि के साथ घोषित करते हुए यह आश्वासन दिया जाता है कि अगर आप हमारी संस्था में कोचिंग लेंगे तो अगला चित्र आपका होगा। ये तो इतना भी सच नहीं बोलना था, लेकिन चलिए ठीक है, ये बात तो सही है। अब बड़े बड़े, इनके कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी होर्डिंग में अब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने निकले, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है 5,000 बच्चों ने एडमिशन लिया और 100 बच्चे क्लियर कर पाए किसी एग्ज़ाम को, तो रेशियो अगर आप अनुपात देखेंगे तब तो वो बहुत कम चला जाएगा। लेकिन वो 100 बच्चों का एक साथ बड़ा सा होर्डिंग बना के अगर कोई लिख दे और आगे क्वेश्चन मार्क बना देते हैं लोग कि अगला आप हैं अगर आपने हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया कोचिंग संस्थान, तो वो इसी चीज़ पे बोल रहे हैं। आगे क्या है, इस पूरी प्रक्रिया ने ज्ञान का वह स्वरूप निर्मित किया जिसमें ज्ञान के रचे जाने के व्यक्तिक उपक्रम को रटे जाने मात्र से विस्थापित कर दिया गया। कहाँ पहले आपको नॉलेज देना था, सब्जेक्ट समझाना था, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना था, अब आपको वही वही चीज़ें पढ़नी और रटनी है जो आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद करे। और उसके लिए जो इन्होंने पिछले वाले पैराग्राफ में बात बताया, पिछले वाले वाक्यों में क्या बताया कि उसको एक कमोडिटाइज कर दिया गया, एक प्रोडक्ट बना दिया गया, मार्केट के तौर पे उसे एक वस्तुकरण कर दिया गया उस ज्ञान का, और वो पैकेज और कोर्स के रूप में बिक रहा है। साथ ही एक और नया बाजार रचा जिसमें कुछ खाद्य पदार्थ और पेय बुद्धि लब्धि बढ़ाने और मेमोरी चार्जर स्मृति आवेशक होने का दावा करने लगे। अब इसमें बोलें कि एक और मार्केट साथ में डेवलप हुआ। अभी तक बात हो रही है अब पढ़ाई आपकी ज्ञान से चली गई रटने की तरफ। जब ज्ञान से हट के रटने की तरफ पढ़ाई चली गई तो रटने में भी अब सब लोगों की मेमोरी पावर ऐसी नहीं है कि तुरंत रट जाए। कोई हो सकता है पूरा दिन लेता हो किसी चीज़ को याद करने में, कोई कुछ घंटे में याद कर सकता है, कोई कुछ मिनटों में याद कर सकता है। तो यहाँ पर मौका मिला उन लोगों को मार्केट बैठाने में
जिनको लगा कि अब रटने की पावर आपको बढ़ानी है, मेमोरी पावर बढ़ानी है, तो आप ये दवाई खाइए, ये चीज़ खाइए, तो उनका भी मार्केट फल फूल रहा है। इन सब सुविधाओं से परिपूर्ण होने पर अगर छात्र सफल नहीं होता, देखिए ये कितनी गंभीर लाइन उन्होंने बोली, कि अगर इतना कुछ करने के बाद कि आप गारंटी बैच है, आप आइए, ठीक है, कई सारे बैच इस तरह से चलते भी हैं कि अगर निश्चित गारंटी बैच ये नहीं हुआ एग्ज़ाम तो पैसे वापस, मान लीजिए इस तरीके से कोई बात लिखता है, बच्चा गया, उस तरह से मेहनत किया और दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, क्योंकि कितने भी लोग हों, 100 सीट है, मान लीजिए 1000 सीट है, और टैलेंटेड लोग तो हज़ारों में है ना, ऐसा तो है नहीं कि जो 1000 लोग निकले केवल वही बेस्ट थे। एक बात याद रखिएगा, कंपटीशन में कभी भी बेस्ट नहीं सेलेक्ट होता, ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट सेलेक्ट होता है, बेस्ट परफॉर्मर सेलेक्ट होता है। जिसने वहाँ जाके बेस्ट परफॉर्मेंस दिया वो सेलेक्ट होगा, और वो परफॉर्मेंस सिर्फ पढ़ाई पे निर्भर नहीं होती है, उस दिन की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य कैसा था, आप जहाँ एग्ज़ाम देने गए थे उसके बीच में कुछ ऐसा आपके साथ तो नहीं हो गया हादसा कि वहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा हो, या फिर आपके घर में कुछ आपको न्यूज़ मिल गया और आप डिस्टर्ब होकर वहाँ पे चले गए, मानसिक स्थिति की बात है। उस दिन आपके पढ़े हुए कुछ जो छोड़ के आप गए थे, हो सकता है उसी में से 10 क्वेश्चन आ गए हों, कुछ लोग थोड़े बहुत जो छोड़ के जाते हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, उनका दिन अच्छा रहता हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे भी निर्भर करता है। तो इसलिए कभी मत सोचिएगा, अपने मन में लाइएगा कि आप बेस्ट नहीं थे इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए, या जो सेलेक्ट हो गए वही बेस्ट हैं। बेस्ट ज़रूरी नहीं है, एक से एक लोग पढ़े हुए होते हैं और वो सेलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अलग अलग कारण होते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला सेलेक्ट होता है। तो इसमें यही वो कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद अगर छात्र विफल हो गया तो इसमें व्यवस्था की कोई गलती नहीं है, उस छात्र के ऊपर थोप थोप दिया जाता है कि वो उसकी निजी विफलता है। और निजी विफलता, जब आप किसी छात्र को, उसको ही आप ये एहसास कराएंगे कि तुम्हारी निजी विफलता है ये, इसमें संस्था या किसी और की निजी विफलता नहीं है, तो फिर वो अपने स्तर पे मानसिक तौर पे बहुत उसे आघात होता है। और वही कारण है कि देखिए ये आंकड़ा कितना गंभीर है कि 2021 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये जो क्राइम डेटा रखता है अपने पास, इनका नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो, तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उस वर्ष 2021 में 13,000 विद्यार्थियों ने इस विफलता के चलते आत्महत्या की। 13,000 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की 2021 में, यानी प्रतिदिन 35 विद्यार्थी जीने की इच्छा खो रहे हैं। 35 बच्चे रोज अपनी ज़िंदगी ख़त्म किए 2021 में, और ये बहुत ही गंभीर मसला है। आगे क्या है, अब ये निष्कर्ष बड़े बेहतरीन तरीके से करना शुरू करते हैं। ये बोलते हैं कि यह पूरी व्यवस्था इतनी विकट बन चुकी है कि सरकार को विधेयक लाकर नियमन करना पड़ा कि 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी को किसी भी कोचिंग केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। पर इस तरह के औपचारिक नियम और अधिक गैर विधिक, ठीक है, इलीगल प्रक्रियाओं को जन्म देगा, क्योंकि गवर्नमेंट बैन की तो वो अपना रास्ता पलट लेंगे, वो कोचिंग ही नहीं बनाएंगे, वो किसी एक बच्चे के घर चले जाएंगे, एक बच्चे के घर में 10 लोगों को बुला लिया, वहाँ पढ़ा दिए, अब वो कोचिंग थोड़ी है अलग से। बहुत सारे तरीके हैं। तो एक लाइन लिखते हुए ये बोलें कि सा विद्या या विमुक्ते की पौराणिक सूक्ति को भारतीय शिक्षा विमर्श में न जाने कब सफलता और नौकरी की गारंटी में अनुदित कर दिया गया। ठीक है, आगे लिखा है कि शिक्षा और ज्ञान के डिजिटलीकरण ने भी एक भिन्न दुनिया की रचना की है। कैसे? आगे लिखा है कि इन तमाम परीक्षा सफलता आश्वासन केंद्रित संस्थानों ने सारे ज्ञान को सामान्य ज्ञान में बदल दिया है, विशिष्ट ज्ञान और समझ को व्यक्तिगत समझकर खारिज कर दिया है। ज्ञान के इस वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन से गला काट प्रतियोगिता तो पनप ही रही है, पर सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि 10,000 लोग तैयारी किए, मान लीजिए 1 लाख लोग तैयारी किए और 1,000 सीट के लिए, तो 99,000 लोग काबिल होने के बावजूद कट ऑफ मार्क्स से अगर कम रहते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ये तो कहता है कि सभी लोगों का, सभी प्रजा में सभी लोगों का, आपका सुख, उनको सुख मिलना चाहिए, उनको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आनंद नहीं भी तो मतलब कम से कम वो इस हाशिए पे ना पहुंच जाए कि डिप्रेस हो रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबकी खुशी, सबके सुख के लिए आप सोच रहे हैं, इसमें कैसे कंपटीशन में सबके सुख के लिए आप सोचेंगे? जो 99,000 बाहर हुए हैं, क्या उनके विकल्प के लिए किसी ने सोचा?
कि आप प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए मैं ये रास्ता खोल रहा हूँ, आप एग्रीकल्चर में पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं, आप प्राइवेट जगह बीएड पढ़ा के आप प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जो सेलेक्ट हो गए उसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, और हर एक स्टेज पे, चाहे वो मेरा अपना ज़िंदगी रहा हो, आप रहे हैं, वो हर एक स्टेज, वो हर एक इंसान एक स्टेज पे लाइफ में उससे आकर्षित होता है, उस सक्सेस से। लेकिन रियलिटी यही है कि एक बड़ा सा हिस्सा हमेशा वो डार्क रहता है, उस अंधेरे पे कोई फोकस नहीं करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैक्सिमम लोग उधर ही उस डार्क में फंसे रहते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि आप इस कंपटीशन से सर्वे भवन्तु सुखिनः तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यह वाणिज्यीकरण ज्ञान और सत्य के एकाकार को भी चुनौती देता है, और सत्यान्वेषण को भी। सत्यान्वेषण मतलब, अन्वेषण का मतलब डिस्कवरी होता है, तो जो सत्य की खोज करने वाले होते हैं वो सत्यान्वेषी। तो सत्यान्वेषण मतलब कि अब जो अपने स्तर पे सत्य की खोज कर भी रहा हो, सही चीज़ की खोज कर भी रहा हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इस कंपटीशन की दुनिया में जो वाणिज्यीकरण हो चुका है उसमें फंस के कहीं ना कहीं दूर रह जाता है उस ज्ञान से। शिक्षा और आर्थिक गतिशीलता के सहसंबंध को यहाँ देखिएगा। शिक्षा और आर्थिक गतिशीलता, एजुकेशन, और जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कह लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए, इसके जो बीच का इकोनॉमी जो डेवलप हो रही है, आर्थिक गतिशीलता और शिक्षा के संबंध को सामाजिक मान्यता पहले से प्राप्त है। कोचिंग और ट्यूशन केंद्र उसे नैतिक मान्यता प्रदान करते हैं। शिक्षा और ज्ञान के साहचर्य से होने वाले अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित, इंटरडिपेंडेंट जिसे हम बोलते हैं, व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास को नज़रअंदाज कर ज्ञान का वाणिज्यीकरण ज्ञान को मात्र ज्ञान या सूचना भर मान लेना स्थापित करता है। तो आपको हम नॉलेज दे रहे हैं इसलिए कि आपके व्यक्तित्व का भी डेवलपमेंट हो। नहीं तो क्या हो रहा है, पैसे हम सभी लोगों के पास आ रहे हैं, आज नहीं तो कल आएंगे ही, और आ भी रहा है सोसाइटी में, लेकिन हर कोई अपने अपने स्तर पे जब व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, हर कोई सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागेगा, तो हर एक से अपने अपने स्तर पे हर व्यवसाय में गलती होगी, चाहे वो जानबूझ के हो, जाने हो चाहे अनजाने हो, और उसका फल सब भुगत रहे हैं। किसी डॉक्टर से कोई गलती हुई, उसने पैसे कमाने के लिए कुछ किया, तो किसान ने कुछ पैसे कमाने के किया, तो वकील ने कुछ पैसे कमाने के लिए किया, तो किसी ने कुछ गलती कर दी। तो हर एक इंसान से, हर एक व्यवसायी से जो गलती हो जा रही है वो इसलिए कि हम कहीं ना कहीं शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन उससे सिर्फ कमाई को जोड़ रहे हैं, व्यक्तिगत विकास को, नैतिकता को नहीं जोड़ रहे हैं कि इससे अगर हम गलत काम किए तो इसका दुष्प्रभाव हम पर या आने वाली पीढ़ियों पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान अपने आप में पूर्ण होता है, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ पढ़ के उसको पैसे से जोड़ दिए, जैसा कि आज हो रहा है और होता जा रहा है, तो फिर ये वाणिज्यीकरण एक तरफ बढ़ेगा, और इसके दुष्प्रभाव तो अब दिखने को मिल ही रहे हैं आने वाले टाइम पे भी। स्कूलीकरण, शिक्षा, एक सेकेंड, हाँ, आगे लिखा हुआ है कि स्कूलीकरण, शिक्षा और ज्ञान, स्कूलीकरण, शिक्षा और ज्ञान हमारे निर्णय और चयन की क्षमता में संवर्धन करते हैं, और इसके बरक्स रटंत ज्ञान केवल एक सुनिश्चित तरह का प्रदर्शन या अदाकारी सिखाता है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान और ज्ञाता, अधिगम और व्यवहार का ऐसा विक्षोभ है कि इस संकट को और गहराएगा और इस वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप रटंत के पीछे हम लोग भागते चले जाएंगे तो रटंत के नए नए तरीके ईजाद होते जाएंगे, हम लोग उसके पीछे और भागेंगे, और वो साइकिल चलती रहेगी। लेकिन हम ज्ञान से एक बार दूर हो गए तो हम ज्ञान को सिर्फ सूचना मात्र के तौर पे लेंगे, इन्फॉर्मेशन के तौर पे लेंगे, और उसका वाणिज्यीकरण बढ़ता ही चला जाएगा, और इसके दुष्परिणाम बहुत सारे हैं। तो एक बेहतरीन आर्टिकल था ये, जिसे आज हम लोगों ने देख लिया, और ये जो पीडीएफ है ये आप लोग जय हो स्टडी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा। बाकी आप लोग अपने अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स थोड़े से लेट हैं, सारे एग्ज़ाम्स लेट हैं, लेकिन पढ़ाई आपकी काम देगी अगले 3-4 महीने, 5 महीने जो भी समय है। तो मिलते हैं फिर अगले एडिटोरियल, अगर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।